हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल इन्फॉर्म करा था कि बहुत जल्द हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के टर्म सेकेंड की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। टर्म फर्स्ट के लिए जो फर्स्ट बुक थी आपकी, उसके स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आप लोगों ने टर्म फर्स्ट में वो वीडियोज ऑलरेडी देखी होंगी। प्लस अब स्टार्ट करने से पहले दो तीन बेसिक बेसिक बातें करेंगे एंड देन फिर तो हम आगे फर्दर वीडियोज में ये सब बातें डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज, टर्म सेकेंड की जो ये बुक है आपकी, इसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करके चलेंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी। इसकी लाइव वीडियोस नहीं मैं डाल रही हूँ, इसकी मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करके वीडियो डालूंगी, तो हर चैप्टर की वीडियो कुछ पार्ट में आएगी, 3 4 5, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर की चैप्टर कितना बड़ा है। दूसरी चीज, ये स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन में मैं बॉक्स कवर नहीं करूंगी, क्योंकि बॉक्स के लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं चैप्टर के सारे बॉक्स कवर करती हूँ। राइट, तो वो बॉक्स सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग से वीडियोस में कवर करेंगे, तो इन वीडियोस में बॉक्स कवर नहीं होने वाला है। प्लस ये वीडियो सिर्फ 12th वाले स्टूडेंट के लिए ही नहीं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने सोशियोलॉजी के बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं, जो लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस में सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल लेने की प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के बेसिक क्लियर करने के लिए भी ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बस हम थोड़ा सा 12th बेस पे रह के बात करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा हाई लेवल एग्जाम्पल और थिंकर्स के नाम का यूज नहीं करेंगे। वो हम लोग सेपरेट अलग से जब आपकी बुक्स कम करेंगे लाइक रिट्जर हार्लॉमस, देन वहां पे वो सब बातें करेंगे। ओके, सो ये कुछ बातें थी जो वीडियो से पहले करनी थी। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज। चैप्टर समझाने की पूरी वीडियोस अवेलेबल है, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी है तो मैंने नोट्स के साथ ऑलरेडी चैनल पे पूरा चैप्टर समझाया हुआ है और नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। ठीक है ना, नोट्स प्रॉपर लिख के कंटेंट नोट्स बना के समझाया हुआ है। ये बस स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन है जिसमें मैं एक बार और आपको डिटेल में एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पूरा कवर कराऊंगी, बिकॉज सम स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है और कुछ को पढ़ते हुए बोरिंग लगती है, समझ नहीं आती है, तो वो काम आसान करने के लिए ये सेशन मैंने स्टार्ट करे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज। देखो, स्ट्रक्चरल चेंज ना वर्ड जनरल टर्म है, इसको आप किसी भी कंटेक्स्ट, इकोनॉमिक्स में मैं यूज कर सकती हूँ। इकोनॉमिक्स में मैं यूज करूंगी तो मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे सोशोलॉजी में ये वर्ड यूज कर रही हूँ, मतलब कुछ चीजों की वजह से आपकी सोसाइटी में क्या चेंज आया। लाइक आप देखते हो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, अब अर्बनाइजेशन ज्यादा होने लगा है। कॉलोनाइजेशन, जब ब्रिटिशर आए तो वो पूरा टाइम पीरियड कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था, तो उससे कुछ कुछ चीजों में बदलाव देखने को मिला। ठीक, तो ये सब जो चीजें थी, इनकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंज आपके यहाँ पे चीजों में चेंज आए, तो उसी चेंज की बात जो है ये पूरा चैप्टर करता है। अब वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर एग्जैक्टली बात क्या करता है। अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे यार क्या लाइन पढ़ के बता रहे हो, क्या नया बता रहे हो, तो यहाँ पे आपको पढ़ के पता चल जाएगा। जस्ट पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है, उसके बाद अगर ये चीज नहीं यूजफुल लग रही है तो ये आप खुद पढ़िए और जाके जो नोट्स के साथ वीडियो है वॉच दैट वीडियो। ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है यहाँ पे। सो क्या बोला गया है यहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट यूजुअली इन्वॉल्व सम ग्रेस्प ऑफ हिज पास्ट। अगर आपको प्रेजेंट को समझना है तो आपको पास्ट की कुछ बातों को समझना समझना पड़ेगा। दिस होल्ड ट्रू प्रोबेबली एज मच ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप एज फॉर एन एंटायर कंट्री। जितनी ये बात एक इंसान के लिए सच है कि अगर आपको मुझे जानना है मैं आज कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको क्या होता है, हम बोलते हैं ना दूसरे के सिचुएशन में होंगे आप जब, तब आपको पता चलेगा, आप कह रहे हो वो बहुत सक्सेसफुल है, ये है वो है, ये इंसान, तो जब तक आपको उसकी बैकग्राउंड सिचुएशन नहीं पता तब तक आप किसी के ऊपर इससे कमेंट, और पहली बात तो पता भी हो तो भी वी आर नो वन टू जज अनदर पर्सन, राइट। तो ये चीज है, यहाँ पे यही बोली जा रही है, ये बात जितनी एक इंडिविजुअल के लिए सच होती है उतनी ही पूरी कंट्री के लिए भी सच होती है। इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। इंडिया की पढ़ते आ रहे हो 6 से, अब तक भी खत्म नहीं हो रही है, आगे भी पढ़ोगे तो भी कुछ ना कुछ नया जानोगे। तो दैट वी ऑल नो कि बहुत बड़ी, मतलब हमारे यहाँ एक लंबी अच्छी खासी रिच मतलब अमीर हिस्ट्री नहीं रही है, बहुत अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग डायमेंशन हमें देखने को मिलती हैं। तो while knowing about its past in ancient and medieval time, it is very important. Its colonial experience is particularly significant for comprehending modern India. देखो 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो जब आप मॉडर्न की बात करते हो ना, तो मॉडर्न इंडिया में आपको कहाँ से पढ़ाई जाती है कि यूरोपियंस आने लगे थे। ठीक है, यूरोपियंस आए, फिर धीरे धीरे कैसे सब पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए और इंग्लिश गए नहीं भैया, इतने साल हमें कब्जा करा। तो यही कंसेप्ट कॉलोनाइजेशन है कि जब एक बड़ी कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्स वगैरह यूज करने लगती है, ये क्या कंसेप्ट कहलाता है, और उन पे अपना पॉलिटिकल पावर चलाने लगती है, ये कंसेप्ट होता है कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन की बात की जाएगी। इट इज ऑल्सो बिकॉज सच एन एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल।
कॉन्ट्राडिक्टरी भी था और पैराडॉक्सिकल भी था। अभी हम देखेंगे मतलब क्या होता है कि यार एक तरफ आप ये बात कह रहे हो और दूसरी तरफ आप उसका कुछ अपोजिट कर रहे हो, तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी ना अपनी बात। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी था और पैराडॉक्सिकल भी था। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस इन द कॉलोनियल पीरियड रीड अबाउट वेस्टर्न लिबरलिज्म। आप पढ़ते तो थे वेस्टर्न लिबरलिज्म के बारे में, किस तरीके से वहां पे लिबरलिज्म चल रहा है, लिबरल आइडिया आ रहे हैं, और खुद आप ब्रिटिशर की गुलामी में हो अभी, तो आपने वो लिबरलिज्म फॉलो कहाँ करा, राइट। एंड फ्रीडम की बात करते थे, येट दे लिव अंडर वेस्टर्न कॉलोनियल रूल, फिर भी वो कॉलोनियल रूल में रहते थे। एंड जो कि कॉलोनियल रूल इंडियन को लिबर्टी और फ्रीडम नहीं देता था, तो पढ़ कुछ और रहे हो कुछ और रहा है, तो ये चीज थी। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस काइंड दैट शेप्ड मेनी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज। इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जो हम इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एज द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर शैल नाउ शो, आगे के कुछ चैप्टर हमें बताएंगे हमारे जो सोशल रिफॉर्म है और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, प्लस हमारी कुछ लॉ हैं और जो पॉलिटिकल लाइफ चल रही थी और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर था, सिटी थी, विलेजेस थी, हैव बीन शेप्ड बाय पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंस विद कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म के चलते जो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस मिले, उससे ये चीज़ों ने शेप ली, मतलब ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। दिस हैज़ लास्टिंग इम्प्लीकेशन फॉर अवर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद मॉडर्निटी। हमारा मॉडर्निटी से आमना सामना हो रहा था। हम देख रहे थे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम देख रहे थे वेस्टर्न कल्चर है जिसमें चीज़ों को लेके लिबर्टी है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या हो रही थी, बहुत सारी चेंजेस हमारी पुरानी जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ें चल रही थी, जो कल्चर चल रहा था, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द मेनी इंस्टेंस वी फेस इन अवर डेली लाइफ। कुछ एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ में फेस करने को मिल रहे थे। ये कॉलोनाइजेशन के टाइम की बात आपको यहाँ पे बता रहा है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री लीगल सिस्टम है, वी हैव अ पार्लियामेंट्री एंड अ लीगल सिस्टम। पुलिस और एजुकेशनल सिस्टम है, बिल्ड वेरी मच ऑन द ब्रिटिश मॉडल। जो किस मॉडल पे बना है, ब्रिटिशर के मॉडल पे बना है। हमने जो भी चीज़ें ली, अगर कोई बहुत डिटेल में खैर शायद आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, अभी 12th में आपको 11th में नहीं बताया, बट हमने 11th में पॉलिटी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ना, हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से बोरो करी हैं चीज़ें, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं से बोरो करा है, डीपीएसपी कहीं से बोरो करी है, तो ये सब चीज़ें हमने किसी किसी कंट्री से देख के चीज़ें अपनी कंट्री में अप्लाई करी है, नॉट कॉपी, बट उसको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करवाया है। तो ये चीज़ें वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे हम ड्राइव करते हैं ब्रिटिशर की तरह। ब्रेड ऑमलेट, कटलेट्स मेन्यू ऑफर्ड किया जाता है रोड साइड, मतलब जो खाने पीने की जो आपकी कैंटीन्स होती हैं, ईटरीज होती हैं, उसमें। वेरी पॉपुलर मैन्युफैक्चर ऑफ बिस्किट्स इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर ब्रिटेन। ब्रिटेन के नाम पे एक बहुत पॉपुलर मैन्युफैक्चरर का नाम रखा है, सबको नाम स्ट्राइक कर गया होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके उनका नाम बताएंगे। बहुत सी स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है उनमें नेकटाई होती है। वी ऑफन एडमायर द वेस्ट एंड एज ऑफन रिसेंटेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उनके कल्चर को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आज की डेट में तो हम रम गए हैं बिल्कुल उन चीज़ों में, बिकॉज बहुत नॉर्मल हो गई हैं। तब तो धीरे धीरे आ रही थी, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोगों को वो चीज़ें एक्सेप्टेबल लग रही थी। फ्यू पीपल आर अगेंस्ट इट, फ्यू पीपल क्या, कुछ लोग क्या कह रहे थे कि भैया आप इनको लेके आओ, अपनी चीज़ें मत छोड़ो, एक मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर जस्ट सम ऑफ द मेनी एंड कॉम्प्लेक्स वेज दैट ब्रिटिश कॉलोनिज्म लिव ऑन इन द कॉन्टेम्पररी इंडिया। तो यहाँ पे आपको वही कुछ एग्जाम्पल हमें बताए गए हैं। आगे क्या बताया, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल लो, टू शो हाउ इट्स इम्पैक्ट हैज बीन मेनी साइडेड एंड पैराडॉक्सिकल इन इंडिया। इसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट हमको देखने को मिले। दिस इज नॉट अ मैटर अबाउट द रॉन्ग स्पेलिंग अलोन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेलिंग्स में गलती है, राइट, यू कैन सी स्पेलिंग में यहाँ पे गलती कर रखी है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ स्पेलिंग गलती की बात नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ओनली वाइडली यूज्ड इन इंडिया, बट वी now have an impressive body of literary writing by Indians in English। इंग्लिश तो नहीं यूज की जाती थी यहाँ पे, लेकिन आज इंडियंस के द्वारा लिखी गई इंग्लिश में हमारे पास बहुत फेमस राइटिंग, पोइट्री, प्रोज और आपके बहुत सारे स्टोरीज वगैरह हमें देखने को मिलती हैं। दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज गिवन इंडियन एन एज इन द ग्लोबल मार्केट। भाई ग्लोबल वे पे जो है ये इंग्लिश एक बहुत वाइडली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज थी। आपको नहीं आती तो आप ग्लोबली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे लोगों से, डील नहीं कर पाओगे लोगों से, तो वहां से तो पीछे हो जाओगे ना। तो जब ये लैंग्वेज सीख रहे थे लोग, जब ये लैंग्वेज आ रही थी लोगों को, तो आपको एक ग्लोबल एक पहचान मिल रही थी, एक ग्लोबल एक एज, मतलब आप थोड़ा अपग्रेड हो रहे थे इस लैंग्वेज की वजह से। बट इंग्लिश कंटिन्यू टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज। भाई इंग्लिश आती है तो वो बहुत प्रिविलेज की बात थी, तब भी थी और आज भी है यार। कोई फ्लुएंटली इंग्लिश बोल देगा ना सामने, तो वो थोड़ा सा ना क्या हो जाता है भैया, आंखों में चढ़ जाता है वो इंसान की, आप कोई तो बड़ी पहुंची हुई चीज है वो पर्सन। नॉट नोइंग इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज दैट टेल्स इन द जॉब मार्केट। At the same time, for those who were traditionally deprived of access of formal education, such as Dalits, knowledge of English may open doors of opportunity that were formerly closed.
बहुत सरल सी मतलब है इन लाइन का कि जो लोग थे जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, प्रॉपर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, क्यों? क्योंकि इनजस्टिस थी, इनइक्वालिटी थी, लाइक दलित्स वगैरह, उनको नहीं अलाउ किया जाता था कि स्कूल में जाके फॉर्मल एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो इंग्लिश आना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इंग्लिश अगर आ गई तो उनके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे आप पे रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिशर। ब्रिटिशर नहीं देख रहे कि यार आप हिंदू हो, आप मतलब दलित से आते हो कैटेगरी से या ब्राह्मण कैटेगरी से आते हो, दे आर नॉट सीइंग दैट, क्योंकि वो तो इस टाइप की इनइक्वालिटी पे, इस टाइप की वर्ना सिस्टम पे बिलीव ही नहीं करते। दे आर बिलीविंग सिंपल कि हमें एक नॉलेजेबल इंसान मिल जाए और वो हमारे लिए हमारे वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाए। तो ये दलित्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी यहाँ पे। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट कॉलोनिज्म बॉट इन। हम उन चेंजेस की बात करेंगे जो कॉलोनिज्म की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। वी देयरफॉर नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दिस ब्रॉड इंप्रेशनिस्टिक व्यू टू क्लियरर अंडरस्टैंडिंग। अब ये वही बता रहा है कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। आपको एक प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी है कॉलोनिज्म की एज अ स्ट्रक्चर एंड एज अ सिस्टम। क्लियर? कॉलोनिज्म बॉट इनटू बीइंग न्यू पॉलिटिकल। कॉलोनिज्म की वजह से हर एस्पेक्ट में चेंज आए हैं, पॉलिटिकली भी चीज़ों में चेंज आए, ठीक है, इकोनॉमी में भी चेंज देखने को मिला, सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंज देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो मेजर चेंजेस की बात करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि आपकी इंडस्ट्री में क्या चेंज आ रहे थे, इकोनॉमी स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा था, प्लस अर्बनाइजेशन, मतलब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो शिफ्ट हो रहे थे, शहर स्टैब्लिश हो रहे थे, ये बात हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। All these structural changes were accompanied by cultural change. इन structural changes के साथ साथ ही कुछ cultural changes भी आ रहे थे। अलग नहीं था कि पहले ये पूरा प्रोसेस हुआ फिर वो हुआ, ये साथ साथ ही तो चीजें हो रही थी। जब मैं अपनी फ्रीडम की डिमांड कर रही हूँ, फ्रीडम की डिमांड कर रही हूँ मीन्स पीपल आर अवेयर, दे वांट एजुकेशन, दे वांट देयर लीगल राइट, दे वांट टू इरेडिकेट ऑल द इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, दे वांट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहीं पे तो इकोनॉमिक भी हो रहा है, दे वांट पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स भी हुआ, इकोनॉमिक भी हुआ, सोशल चेंज भी हुआ, प्लस अपनी कल्चर की जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी नीतियां थी, दे वांट टू चेंज दैट। डोरी सिस्टम हो गया, ठीक है, प्लस सती प्रथा हो गया, इतनी सारी जो भी इनइक्वालिटीज थी, फीमेल जो आपका कन्या भ्रूण हत्या जो होता है उसको लेके प्रॉब्लम्स थी, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम था, वो सारी इनइक्वालिटीज पे भी लोग काम कर रहे थे। तो स्ट्रक्चरल कल्चरल चेंज साथ साथ ही देखने को हमें मिल रहे थे, ठीक है। जो कल्चरल तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हाउएवर एनी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द टू इज डिफिकल्ट। मैंने बोला अभी इनको प्रॉपरली सेपरेट करके तो आप नहीं पढ़ सकते हो कि ये चीज सिर्फ स्ट्रक्चरल है, ये चीज सिर्फ कल्चरल की बात है। एज यू विल सी द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर डिफिकल्ट टू डिस्कस विदाउट, स्ट्रक्चरल चेंजेस को हम प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर सकते अगर हम कल्चरल चेंजेस की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक बताया, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, राइट। तो अगर इतना समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है और ये एनसीईआरटी स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन फ्रूटफुल है। इफ यू फाइंड इट फ्रूटफुल देन ओनली आई विल अपलोड द फर्दर लेक्चर कि हाँ हम इसको आगे कंटिन्यू करके सारी बुक इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2, 3, 4 में फर्दर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्दी, बट जल्दी तब जब आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। इफ यू गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, इफ यू गाइज आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, आप साथ साथ में कम्युनिकेशन में नहीं हो, टू वे प्रोसेस नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये सीरीज बहुत फ्रूटफुल रहेगी या वर्क करेगी। बिकॉज मैं ऑलरेडी चैनल पे इस पूरे बुक के समझाने की ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, वो प्लेलिस्ट पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है। तो मेरे लिए वो चीज़ 3-4 बार कराना फायदे में नहीं है अगर स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो। ओके, सो इफ यू गाइज फाइंड दिस सीरीज और दिस वीडियो हेल्पफुल देन आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, प्लस वीडियो को लाइक कर देंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो देख के अगर काम की लगी हो, प्लस आपके जो भी क्लासमेट्स हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे सो दैट ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्दर चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।